नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कार्बन फुटप्रिंट में कमी लाने के लिए भारत में किसानों को दिए जा रहे हैं सोलर वाटर पंप और ग्रीन अमोनिया। दावोस में हो रहे विश्व आर्थिक मंच से केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह का विकसित देशों से आह्वान। विकासशील देशों में छोटे किसानों की मदद करके खाद्य प्रणालियों में करें बदलाव। केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रुपाला ने नई दिल्ली में सागर परिक्रमा चरण 3 के लिए की बैठक। मछुआरों और अन्य हितधारकों के मुद्दों को हल करना है सागर परिक्रमा का उद्देश्य। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से मछुआरों के आर्थिक उत्थान के लिए सरकार प्रतिबद्ध। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा, गांवों के विकास कार्यों के लिए पंचायती राज संस्थाओं को मिले 1100 करोड़। पंचायती राज संस्थाओं ने अपने फंड ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद द्वारा दी जाएगी। कृषि वैज्ञानिकों ने कहा कि सरस की फसल को ठंड और कुहासों से लाही कीड़ा का बड़ा खतरा, किसान रखें ध्यान तो बच सकता है सरसों की फसल। और अब समाचार विस्तार से। दावोस में विश्व आर्थिक मंच से भारत ने विकसित देशों से आह्वान किया है कि वो विकासशील देशों के लोगों के लिए खाद्य प्रणालियों में बदलाव करें और छोटे किसानों की मदद करें। भारत की ओर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने यह भी बताया कि किस तरह भारत की सरकार किसानों की मदद करके कार्बन फुटप्रिंट में कमी लाने में बड़ी भूमिका निभा रही है। विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक इस समय दावोस में चल रही है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने इंटरप्ले ऑफ फूड, एनर्जी एंड वाटर सत्र में कहा कि भारत में किसानों को लाखों सोलर वाटर पंप उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही अमोनिया आधारित उर्वरकों के आयात को रोकने के लिए पर्याप्त ग्रीन अमोनिया का भी उत्पादन करेगा। उन्होंने बैठक में स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव को लेकर भारत की अब तक की प्रगति के बारे में जानकारी दी। साथ ही कार्बन उत्सर्जन को शून्य स्तर पर लाने के लिए भविष्य की योजनाओं, हरित भंडारण, हाइड्रोजन मिशन, ऊर्जा सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला और निवेश संभावनाओं समेत अन्य मामलों का भी जिक्र किया। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रुपाला की अध्यक्षता में मत्स्य पालन विभाग ने नई दिल्ली में सागर परिक्रमा चरण 3 के लिए योजना बैठक आयोजित की। परषोत्तम रुपाला ने सागर परिक्रमा गीत का मराठी संस्करण लॉन्च किया। सागर परिक्रमा की तीसरी चरण महाराष्ट्र में चलाया जा रहा है। राज्य के अधिकारियों द्वारा एक अस्थायी योजना का प्रस्ताव किया गया था। मौसम की उपयुक्तता के अनुसार अधिकारियों द्वारा कार्यक्रम स्थानों और तिथियों के बारे में विचार विमर्श किया गया। जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई उनमें गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वालों के लिए डीजल की सब्सिडी पर राज्य का अनुरोध, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के दौरान पड़ोसी देशों द्वारा पकड़े गए मछुआरों के संबंध में कार्रवाई और मिरकवाड़ा चरण 3 तथा आंगनवाड़ी बंदरगाह को पूरा करना, मछली नहीं पकड़ने की अवधि के दौरान अधिक लाभार्थियों को कवर करने के लिए राशन तथा बीमा लाभ सुनिश्चित करना शामिल है। परषोत्तम रुपाला ने कहा कि यद्यपि सभी योजनाएं महत्वपूर्ण रही हैं, लेकिन मछुआरों के बीच केसीसी के बारे में जागरूकता पैदा करना उनकी सागर परियोजना दौरों के दौरान एक प्रमुख एजेंडा रहा है और रहेगा। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के गांवों में विकास कार्यों के लिए पंचायती राज संस्थाओं को 1100 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। कृषि मंत्री ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के अपने फंड और ग्रांट इन एड में से होने वाले छोटे या बड़े सभी प्रकार के विकास कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद द्वारा दी जाएगी। हालांकि ऐसा विकास कार्यों की तकनीक की स्वीकृति के लिए सरकार ने विभिन्न स्लैब निर्धारित किए हैं। इसी तरह से अन्य कई विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपए मंजूर किए गए हैं। G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक में आए मेहमानों को मिलेट यानी मोटे अनाज से बना खाना भी परोसा जा रहा है। मिलेट में बाजरे की खिचड़ी, रागी, पायसम और प्लेन कढ़ी परोसी जा रही है। बजड़ा का खिचड़ी है, ये बजड़ा का खिचड़ी है जो, और ये हमारा रागी पायसम है जो अपने इंडिया का सबसे अच्छा हेल्थी अनाज है। ये जो G20 का शुभ अवसर पे हमारे यहाँ भारत में आए हैं उसके
स्पेशल में उन लोग को सर्व किया जा रहा है, खिलाया जा रहा है। जो इंडिया का सबसे अच्छा अनाज है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है, हर चीज़ के लिए अच्छा है, उनको खिलाया जा रहा है। प्लेन कड़ी, प्लेन कड़ी जिसमें कड़ है, कड़ी ये भी, इसमें भी नो एनी स्पाइसी, दिस वेरी हेल्थी है। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में निःशुल्क घरेलू नल कनेक्शन देने का काम तेजी से किया जा रहा है। प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत घरों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत अब तक 18,50,339 घरेलू नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इसके साथ साथ राज्य के 43,933 स्कूलों, 41,669 आंगनबाड़ी केंद्रों तथा 17,202 ग्राम पंचायतें और सामुदायिक उप स्वास्थ्य केंद्रों में टेप नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में सबसे अधिक 1,60,118 ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन दिए गए हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर की मान से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए सभी जिलों में कार्य योजना तैयार कर तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। इस मिशन के तहत घरेलू नल कनेक्शन के अतिरिक्त स्कूल, उप स्वास्थ्य केंद्र एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में भी रनिंग वाटर की व्यवस्था की जा रही है। और सरसों की खेती दिसंबर माह के आखिरी सप्ताह से लेकर फरवरी मार्च माह तक सरसों के फूल में लाही कीट का खतरा बढ़ जाता है। इन पर समय से ध्यान दे दिया जाए तो सरसों की फसल को बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। सरसों के फूल में लाही कीट का खतरे को लेकर वैज्ञानिकों ने बताया कि इस मौसम में बादल और कुहासा होने की वजह से खेतों में लाही कीड़े का प्रकोप बढ़ जाता है। ये कीड़ा सरसों के प्रौढ़ एवं शिशु पत्तियों की निचली सतह और फूलों की टहनियों पर समूह में पाए जाते हैं। ये कीड़े प्रौढ़ और शिशु पौधों के विभिन्न भागों से रस चूसकर नुकसान पहुंचाते हैं। लगातार नुकसान करने पर पौधों के विभिन्न भाग चिपचिपे हो जाते हैं, जिन पर काला कवक लग जाता है, जिसके कारण कभी कभी तो फलियां भी नहीं लगती और यदि लगती हैं तो उनमें दाने पिचके और छोटे हो जाते हैं और पैदावार में भी कमी हो जाती है। ऐसे में किसानों को चाहिए कि लाही लगने के शुरुआती दौर में ही दवा का प्रयोग करें, ताकि कम दवा में भी बेहतर उपचार हो सके और पौधों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर न पड़े। उन्होंने कहा कि कीटग्रस्त खेतों में इमिडाक्लोप्रिड नामक दवा 1 मिलीलीटर 2.5 लीटर पानी घोलकर छिड़काव करने से लाही कीड़े के प्रकोप से सरसों को बचाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। मौसम में हो रहे बदलाव के कारण किसानों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। दिन में धूप व रात को ज्यादा सर्दी की स्थिति में सब्जियों को बचाने के लिए किसानों को पानी से सिंचाई के साथ ही दवाओं का छिड़काव भी करना चाहिए। विशेषकर आलू की फसल को पाला मारने का डर सताता रहता है। इसे बचाने के लिए सिंचाई करना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही राख का छिड़काव करना भी उपयुक्त होता है। पाले से बचाव के लिए राख का प्रयोग लाभदायक है। प्रति एकड़ खेत में यदि 50 किलो तक राख का छिड़काव कर दिया जाए तो पाले से बचाव के साथ ही फसल के लिए फायदेमंद होगा। राख फसलों के लिए खाद का भी काम करता है। इसके साथ ही सिंचाई करना भी जरूरी होता है। बदलते मौसम में जिस तरह से व्यक्ति को ज्यादा सतर्कता की जरूरत होती है, वैसे ही फसलों के लिए भी सतर्कता जरूरी है। आलू के खेत में नमी बनाए रखना चाहिए, इससे पाले का असर कम हो जाता है। उत्तराखंड में शीतकालीन सेब, खुबानी, आड़ू, पलम और नाशपाती, अखरोट, कीवी सहित प्रजातियों के पौधे निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। राजकीय उद्यानों में वर्तमान में 2.60 लाख पौधे उपलब्ध हैं। प्रदेश में पहली बार शीतकालीन पौधों का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। इस संबंध में शासनादेश जारी किया जा चुका है। राज्य के समस्त कृषक या बागवान के साथ इच्छुक व्यक्ति फलदार पौधों के रोपण के लिए अपने जनपद में स्थापित उद्यान सचल, दल केंद्र, मुख्य उद्यान अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर निःशुल्क फल पौध प्राप्त कर रोपण कर सकते हैं। कृषि और कृषक कल्याण उद्यान मंत्री ने बताया कि राज्य में स्थापित 93 राजकीय उद्यानों में मौसम, वर्षाकालीन एवं शीतकालीन में विभिन्न प्रकार की फल पौध रोपण सामग्री उत्पादित की जाती है। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश की बागवानी को एक नई ऊंचाई प्रदान कर सरकार के विजन 2025 तक बागवानी के उत्पादन को दोगुना को लेकर काम किया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश अयोध्या स्थित आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में 24वें दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें कुलाधिपति उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शिरकत की। आनंदीबेन पटेल ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आधुनिकतम तकनीक का उपयोग करने का आह्वान किया। देखते हैं ये रिपोर्ट। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में 24वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान की गई। इस अवसर पर प्रदेश की राज्यपाल ने कहा कि देश का किसान तब तक सही रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो सकता जब तक आधुनिकतम तकनीक का उपयोग नहीं करेगा। कृषि विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी देश के अन्य विश्वविद्यालयों से कहीं अधिक हो जाती है। ये विश्वविद्यालय कृषि शिक्षण एवं शोध कार्यों के अतिरिक्त कृषि के क्षेत्र में हो रही नई शोध एवं उपलब्धियों को किसानों के प्रक्षेत्रों तक पहुंचाने तथा उन्हें प्रेरित कर अपनाने का दायित्व भी निभाते हैं। राज्यपाल ने कहा कि आज महिला सशक्तिकरण हमारी प्राथमिकता है और हमें इस बात की खुशी है कि कृषि क्षेत्र में आज 65 से 70% सहभागिता महिलाओं की हो गई है। कृषि शिक्षा की ओर पहले बेटियों का रुझान नहीं था, किंतु अब ये रुझान बहुत बढ़ चुका है। यह हमारे देश की उन्नति के लिए एक सकारात्मक लक्षण है। महिलाएं समाज की महत्वपूर्ण कड़ी है एवं उनका सशक्तिकरण हमारी प्राथमिकता है। महिलाएं राष्ट्र के विकास में पुरुषों के बराबर ही महत्व रखती हैं। आज कृषि में महिलाओं का योगदान 65 से 70% तक है। देखिए, और पहले ये यूनिवर्सिटी में महिलाएं नहीं आती थी, हमारी बेटियां नहीं पढ़ती थी, लेकिन धीरे धीरे करके आज बेटियां भी कृषि क्षेत्र में आ रही है, संशोधन भी कर रही है और आगे बढ़ रही है। ये हमारे लिए एक उज्जवल भविष्य का निशानी है। राज्यपाल ने कम पानी में आसानी से हो जाने वाले विविध फसलों का जिक्र करते हुए इसके व्यंजन और स्वास्थ्य के लिए इनके लाभकारी होने के कारण विश्व में बढ़ रही मांग पर कहा कि मिलेट्स की खेती सालों से देश में की जा रही थी, लेकिन बाद में किसानों का रुझान कम हो गया। जरूरत है फिर से मोटे अनाजों की मांग को देखते हुए और इसकी पोषकता को देखते हुए खेती करने की। इससे न सिर्फ देश स्वस्थ होगा बल्कि किसान भी आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, डीडी किसान। और आइए अब बात करते हैं एक ऐसे स्टार्टअप की जो जल संरक्षण के लिए काम कर रहा है। चेन्नई स्थित स्टार्टअप विगत यूटिलिटी सॉल्यूशन ने IoT आधारित जल प्रबंधन उपकरण का निर्माण किया है, जिससे बड़े बड़े भवनों में पानी के उपयोग का पता लगाकर उसे नियंत्रित करने में मदद मिलती है। किस तरह इस स्टार्टअप का उपकरण पानी संरक्षण में मदद करता है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। आज के दौर में जल संरक्षण दुनिया की प्रमुख चुनौतियों में से एक है। चुनौती पानी के रिसाव और उसकी बर्बादी से निपटने की भी है। चेन्नई स्थित एक स्टार्टअप वीगॉट बिल्कुल वही कर रहा है जिसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है। साल 2015 में चेन्नई के 5 व्यक्तियों ने अपने यहाँ मौजूद पानी की कमी की इस गंभीर समस्या को हल करने के लिए एक साथ कदम बढ़ाने का निश्चय किया और उसके बाद शुरुआत हुई वीगॉट की, एक स्टार्टअप जिसने IoT आधारित जल प्रबंधन उपकरण का निर्माण किया। वीगॉट एक वाटर मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जिससे हम आपका पानी का यूसेज मॉनिटर करता है, डेटा जनरेट करता है और लीकेजेस के बारे में बता सकते हैं। साथ ही हम आपकी यूसेज के हिसाब से पानी का बिल बनाकर देते हैं, जिससे हमारे प्लेटफॉर्म से पे किया जा सकता है। चेन्नई में और कई अलग राज्यों में भी पानी का दिक्कत है, उसको सॉल्व करने के लिए हमें ये सोल्यूशन लेकर आए। पानी को मापने से ही पानी को बचाया जा सकता है और इस विश्वास के साथ ही वीगॉट अपने उपकरणों को हाउसिंग, सोसाइटी और कमर्शियल बिल्डिंग में लगाता है। वीगॉट स्मार्ट वाटर मीटर और ऐप आवासीय समुदाय को अपने जल आपूर्ति को ट्रैक और प्रबंधित करने में सक्षम बनाता है। IoT आधारित अल्ट्रासोनिक सेंसर के जरिए मल्टी यूनिट अपार्टमेंट, वाणिज्यिक परिसरों और औद्योगिक भवनों में पानी के उपयोग का पता लगाकर उसे नियंत्रित करने में मदद मिलती है। अभी हम इंडिया में बड़े बड़े शहरों में जैसे चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, बॉम्बे, पुणे, दिल्ली, हाउसिंग सोसाइटीज, कमर्शियल बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रियल, एजुकेशनल बिल्डिंग्स, हॉस्पिटैलिटी, मॉल्स जैसी जगहों पर हम अपना सोल्यूशन देते हैं। पिछले 6 साल में
वी सेव्ड 5 बिलियन लीटर्स ऑफ वाटर। दूसरों देश भी हमारे सोल्यूशन में इंटरेस्ट दे रहा है। हम रेलवेज के साथ भी काम कर रहे हैं, जिसमें हम उन्हें वाटर कंजम्पशन का डेटा रेलवे स्टेशंस के अनुसार देंगे और वाटर मैनेजमेंट में मदद करेंगे। हमारा नियर टर्म विजन है कि वी सेव 100 बिलियन लीटर्स। देश के अधिकांश शहरों में जहां पानी की खपत, रिसाव और बर्बादी के बारे में सटीक जानकारी का अभाव होना पानी के संरक्षण में बाधा बन रहा है, तो वहीं ये स्टार्टअप पानी की निगरानी और उसका प्रबंधन कर लोगों को पानी बचाने में भरपूर मदद कर रहा है। मेघना देव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वी गॉट यूटिलिटी सॉल्यूशन के बारे में और अधिक जानने के लिए आप देखिए हमारा खास कार्यक्रम स्टार्टअप चैंपियन 2.0 शनिवार रात 9 बजे डीडी न्यूज पर, रात 10 बजे डीडी इंडिया पर और रविवार दोपहर 12 बजे डीडी नेशनल पर। और अब आइए मंडी भाव की बात करते हैं और जानते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या रहा भाव। चालू रबी सीजन में गेहूं की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 13 जनवरी तक रबी गेहूं की बुआई का क्षेत्रफल 46,60,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए रबी गेहूं की बुआई अब तक 3,37,18,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की खेती 3,32,52,000 हेक्टेयर में हुई थी। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को ज्यादातर मंडियों में गेहूं के सौदों में बढ़त का रुख रहा। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 16 जनवरी को गेहूं का भाव रहा 2,450 रुपए, जो कि 17 जनवरी को 241 रुपए बढ़कर 2,691 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की अकबरपुर मंडी में 17 जनवरी को गेहूं का भाव 55 रुपए के उछाल के बाद 2,745 रुपए से 2,800 रुपए पर पहुँच गया। राज्य की लखीमपुर मंडी में 16 जनवरी को गेहूं का भाव रहा 2,720 रुपए, जो कि 17 जनवरी को 10 रुपए बढ़कर 2,730 रुपए पर पहुँच गया। जबकि बदायूं मंडी में इस दौरान गेहूं का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ दोनों दिन यानी 16 और 17 जनवरी को गेहूं का भाव 2,630 रुपए पर टिका रहा। बीते कुछ समय से पीछे चल रही रबी मूंगफली की बुआई में अब कुछ बढ़त देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी मूंगफली की बुआई का क्षेत्रफल 48,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। साल 2022-23 के लिए रबी मूंगफली की बुआई 13 जनवरी तक 4,98,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी मूंगफली की खेती 4,50,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य से कम रही। भाव की बात करें तो मंगलवार को मूंगफली के सौदों में कहीं भाव बढ़े, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान मूंगफली के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की हिम्मत नगर मंडी में 16 जनवरी को मूंगफली का भाव रहा 6,928 रुपए, जो कि 17 जनवरी को 120 रुपए उछलकर 7,048 रुपए पर पहुंच गया। वहीं राजकोट मंडी में मंगलवार को मूंगफली के सौदे 6,500 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की लालगंज मंडी में इस दौरान मूंगफली का कारोबार बिना किसी फेरबदल के साथ हुआ। यहाँ 16 जनवरी को मूंगफली का भाव रहा 6,150 रुपए, जो कि 17 जनवरी को 6,150 रुपए पर टिका रहा। मूंगफली के निर्यात पर नजर डालें तो एपिडा के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते 8 महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 70,627 टन बढ़ा है। साल 2022 में अप्रैल से नवंबर के दौरान मूंगफली का निर्यात 3,72,927 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 3,02,300 टन रहा था। और अब बात मौसमी खेती की, जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल।
हिमाचल प्रदेश के मध्यम ऊंचाई वाले इलाके में गेहूं में यूरिया की दूसरी खुराक डालें। इसके साथ ही यहाँ इस समय सब्जियों के खेतों में नमी को बनाए रखने के लिए मल्चिंग करें। हिमाचल के मध्यम ऊंचाई वाले इलाके में ही मटर की अच्छी पैदावार के लिए लताओं को सहारा दें। हिमाचल के बिलासपुर जिले में प्याज की रुपाई कर ले। यहीं इस समय फूल गोभी को कीटों के प्रकोप से बचाएं। हिमाचल प्रदेश के उप पर्वतीय और निचले इलाके के किसान आलू की रुपाई जारी रखें। इसके साथ ही यहाँ सब्जियों के खेतों से खरपतवार साफ करें और मल्चिंग करें। यही समय सरसों में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है, ऐसे में किसान इसकी निगरानी करते रहे। वहीं हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाके में आलू की रुपाई करते रहे। इसके साथ ही यहाँ 40 से 50 दिनों की हो चुकी प्याज की रुपाई करते रहे। यही किसान मटर में गुड़ाई करें। वहीं उत्तराखंड के भावर और तराई इलाके में गेहूं की बुआई के 40 से 45 दिनों के बाद दूसरी सिंचाई करें। इसके साथ ही यहाँ प्याज की रुपाई का काम पूरा कर ले। इसके साथ ही यहाँ इस समय गोभी वर्गीय सब्जियों को रोगों से बचाएं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के किसान मौसम को ध्यान में रखते हुए फिलहाल गेहूं और प्याज में सिंचाई ना करें। इसके साथ ही यहाँ प्याज को ठंड और जमा देने वाले तापमान से बचाने के लिए जैविक विधि से मल्चिंग करें। यही इस समय पालक की कटाई कर ले। उत्तराखंड के उपनम इलाके में गेहूं की बुआई के 40 से 45 दिनों के बाद दूसरी सिंचाई करें। इसके साथ ही यहाँ 20 से 25 दिनों के अंतराल पर बरसीम की कटाई करें और हर बार कटाई के बाद उनमें सिंचाई करें। ये समय लाल मूली की बुआई के लिए काफी बेहतर है। इस समय किसान मूली की पूसा मृदुला किस्म लगा सकते हैं। मूली की किस्म लाल रंग की होती है, इसलिए इसे लाल मूली भी कहते हैं। मूली की इस किस्म की बुआई फरवरी तक की जा सकती है। खास बात ये है कि ये किस्म सारे भारत में लगाई जा सकती है। 1 हेक्टेयर में बिजाई करने पर इसकी 135 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। इस मूली की जड़ लट्टू के आकार की होती है और इसका रंग चमकीला लाल होता है। ये खाने में मुलायम होती है और इसका स्वाद काफी तीखा होता है। इसकी पत्तियां गहरे रंग की होती हैं। बुआई के 20 से 25 दिनों बाद ये तैयार हो जाती है। किसान बुआई से पहले खेतों को जोतकर एकदम समतल कर ले। साथ ही खेत में से खरपतवार को भी पूरी तरह से निकाल ले। बुआई के लिए 8 से 10 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बुआई के बाद 6 से 7 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहे। मूली में चेपा होने का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें, लेकिन दवाओं का इस्तेमाल सिर्फ आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। दवाओं के छिड़काव से पहले फसल पर नीम के घोल या नीम के तेल का छिड़काव करें। अगर इससे कोई फर्क नजर नहीं आए तभी दवाओं का इस्तेमाल करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत हेल्थ वर्किंग ग्रुप यानी स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में शुरू हुई। 20 जनवरी तक होने वाली बैठक के पहले दिन उद्घाटन सत्र में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने अपने विचार व्यक्त किए। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने स्वास्थ्य कार्य समूह के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा, भारत विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत है। आयुर्वेद विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा प्रणालियों में से एक है। उन्होंने प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप उस भूमि में हैं जहां आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई थी। स्वास्थ्य कार्य समूह बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने कहा कि G20 देश स्वास्थ्य क्षेत्र में सभी के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
केरल में G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक के इतर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर प्रवीण पवार और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन समेत कई मंत्रियों ने शिरकत की और इस प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने केनिया की अपनी यात्रा के दौरान नैरोबी विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि युवाओं में कुछ नया और अलग करने की नई सोच, ऊर्जा और संकल्प को देखकर बेहद प्रसन्नता हो रही है। ओम बिरला ने नैरोबी में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। कोयला मंत्रालय ने वाणिज्यिक कोयला खनन के तहत 3 और कोयला खाद्यान्नों के लिए आवंटन आदेश जारी किए हैं। सफल बोली लगाने वालों के प्रतिनिधियों को अपर सचिव से आवंटन आदेश प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही वाणिज्यिक खनन के तहत सालाना 8.9 करोड़ टन की अधिकतम क्षमता वाली 48 कोयला खाद्यान्नों को अब तक आवंटन आदेश प्राप्त हो चुके हैं। मौसम ने भले ही कोहरे से कुछ राहत दे रखी है, लेकिन ठंड अब भी इम्तिहान ले रही है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का दौर जारी है। आने वाले दिनों में भी इससे राहत मिलने का अनुमान नहीं है। देश भर में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। मुख्य समारोह के लिए सेनाएं नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर रिहर्सल कर रही हैं। रिहर्सल के दौरान जवानों के कदमताल का शानदार नजारा देखते ही बन रहा है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।